गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनकेसिंग शॉर्ट एंड ट्यूटोरियल में आपका पुनः स्वागत है कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब लोगोग्राम एच। एच का एक लोगोग्राम यानी कि टिक एच उसको बोल सकते हैं। आगे ग्रामोलॉग्स में भी है वो ही के रूप में, है ना। तो एच का यूज जो लोगोग्राम एच है वो टिक ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं? टिक एच। टिक एच भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। मस्ट बी written as full stop। ओके, मस्ट बी रिटन एज फुल स्टॉक मीन्स ये फुल स्टॉक के रूप में उसका यूज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट इसका क्या हो गया? इफ एच स्टॉक स्टैंडिंग अलोन और एट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेज मस्ट बी रिटन एज फुल स्टॉक एच। बट इन द मिडिल ऑफ अ फ्रेज it should be represented by a logogram। logogram called टिक एच। ठीक है, उसको टिक एच के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या आ गया उसके बाद कि बट इन द मिडिल ऑफ अ फ्रेज इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लोगोग्राम कॉल्ड टिक एच। क्लियर? पूरा देखिए तो समझ में आएगा। इफ एच स्टॉक स्टैंडिंग अलोन, यदि वो अकेले रहता है, जैसे लिखते हैं ही, तो सिंगल एच है तो ही आएगा सिंगल, यानी पूरा लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इफ एच स्टॉक स्टैंडिंग अलोन और एट द बिगिनिंग ऑफ फ्रेज, कोई भी फ्रेज है ना, उसके बिगिनिंग में स्टार्टिंग में दिया रहा है, जैसे ही विल बी, ही विल बी। ठीक है, तो ही पूरा आएगा, ही विल बी। क्लियर? कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई एज का उपयोग यदि हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं या अकेले करते हैं, उस कंडीशन में फुल स्टॉक वाले एज का हम लोग यूज करते हैं। बट इन द मिडिल ऑफ अ फ्रेज इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लोगोग्राम कॉल्ड टिक एच। उस समय टिक एच का यूज हम लोग करते हैं। इफ ही वेयर, इफ ही वेयर कैसे लिखेंगे? इफ ही वेयर। क्लियर? टिक एच का यूज हम लोग कर रहे हैं। बीच में जो टिक लगा है वो एच को एच का साउंड करता है। आगे ग्रामर का उसको याद भी करना है, तो हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें तो उसके हिसाब से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लें। एज का मान लेते हैं कि स्टॉक है। ये क्या है कि यदि इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है वो? इनिशियल पोजीशन पे। कोई भी ज्वाइंट स्टॉक है उसके लिए यदि इनिशियल पोजीशन पे वो आ रहा है, या ऑब्लिक दे देते हैं, वो अलोन आ रहा है, सिंगल। ठीक है, या इनिशियल पोजीशन पे आए या अलोन आए, इस दोनों कंडीशन में फुल स्टॉक वाले एज का यूज करते हैं, है ना। फुल स्टॉक एज यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं कब? जब किसी फ्रेजोग्राम में वो इनिशियल पोजीशन पे आए, ठीक है, या वो सिंगल आए। एच यदि सिंगल आता है, दोनों केस में फुल स्टॉक एच का यूज करते हैं। क्लियर? अब भाई साहब दूसरा पोजीशन इसका सिचुएशन क्या होता है कि एच यदि मिडिल पोजीशन में आए, कहाँ है? मिडिल पोजीशन पे। मिडिल पोजीशन पे आ रहा है, किसके मिडिल पोजीशन में? फ्रेजियोग्राम के। फ्रेजियोग्राम के मिडिल पोजीशन में यदि आता है, उस केस में टिक एज का यूज करते हैं। कौन सा एज है ये? टिक एज। टिक एज। ठीक है, तो ये दो एज है
इसका ये हम लोग ग्राफ बना के भी समझ सकते हैं और दिमाग में इसको रख सकते हैं ताकि हमारा रूल्स ना गड़बड़ाए, हम लोग रूल्स से भटके नहीं। ठीक, क्लियर। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें। जैसे है ही में, ही कहाँ आ रहा है, ये स्टार्टिंग में आ रहा है प्रोग्राम्स के, तो ही के लिए एज फुल स्टॉक वाला यूज करेंगे, ही में। ठीक है, ही है तो कॉजल लाइन होगा वहां पे। लेकिन रहता है अभी इफ ही में, इफ हो गया ये, अब ही कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे टिक एच का यूज करेंगे और मे के लिए एम, इफ ही में। क्लियर। उसके बाद ही शुड नो, ही शुड एंड नो। ठीक है, यहाँ पे ही स्टार्टिंग में आ रहा था तो ही का स्टॉक जो है एच हम पूरा लिखे और उसके बाद जो स्टॉक आते चला गया उसको हम लोग ज्वाइन करते चले गए। ठीक है, लेकिन रहता है इफ ही शुड नो, इफ, अब अगेन यहाँ पे एज क्या हो गया, मिडिल में आ गया, तो इफ ही शुड नो। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल आपका है ही विल बी, ही विल बी। ठीक है, देन है इफ ही, अब इफ के बाद ही आ रहा है ना, बाद में ही आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है, इसलिए इफ टिक एच, ही, इफ ही वेयर, इफ ही वर। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे टिक द, है ना, टिक द के बारे में देखते हैं। द का हम लोग ग्रामर लॉक्स पढ़े थे, डॉट वाला। अब द जो है टिक के रूप में भी यूज में आता है ना, तो टिक द के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। टिक द का ग्रामर लॉक्स हम लोग पढ़े थे, डॉट के था। अब एक छोटा सा टिक किसी भी स्टॉक में लगाते हैं, एट द, इन द, तो ये जो स्टॉक आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा टिक लगाते हैं जो कि द का साउंड करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टिक द। टिक द के बारे में देखते हैं अभी। ये दो तरह से यूज करते हैं, डाउनवर्ड टिक और अपवर्ड टिक। ठीक है, तो डाउनवर्ड टिक जो होगा आपका, ये आपका लिखा जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू, ठीक है, डाउनवर्ड वाला फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और अपवर्ड टिक जो यूज करेंगे उसको लेफ्ट से राइट की तरह हम लोग टिक उसमें लगाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे ऑफ द, ऑफ का ग्रामर लॉक था ऊपर, द उसी के अपोजिट साइड में नीचे लगाएंगे, जैसे आ रहा है उसका अपोजिट साइड में ही सोचिए आप। ठीक है, तो आपको टिक द का साउंड करेगा ऑफ द। ठीक है, एंड द, एंड द, शुड द, शुड द, विथ द, विथ द, बाय द, बाय अबव द लाइन, द का टिक नीचे, इफ द, इफ द, हैव द, हैव कहाँ लिखते हैं, ऑन द लाइन, हैव द। तो इस तरह जो भी स्टॉक आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम यदि टिक लगाते हैं, या ऐसे कहें कि जो डाउनवर्ड टिक होगा वो राइट टू लेफ्ट चलता है, उसमें राइट टू लेफ्ट यदि हम टिक लगाते हैं तो टिक द का साउंड करता है। ठीक है, अब कुछ अपवर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या, अपवर्ड स्टॉक का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अपवर्ड एक्चुअली ये भी कैसे आ रहा है उसको देखते हैं, उसका डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, बियॉन्ड द, बियॉन्ड द, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि अपवर्ड टिक है ये, और साउंड करेगा द का, अपवर्ड टिक। ओके, बियॉन्ड द, व्हाट द, व्हाट द, हाउ द, हाउ कहाँ लिखते हैं, ऑन द लाइन, हाउ द, एट द, एट अबव द लाइन आता है, द वहाँ अपोजिट साइड में। तो इस तरह करके हम लोग छोटा टिक लगाते हैं और इसको द का साउंड करता है। ठीक है, फुल स्टॉक लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ही जब भी अकेले आएगा उस कंडीशन में ही का फुल स्टॉक हम लोग लिखेंगे, टिक द का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि ऑन द एंड बट द, है ना, इन दोनों के लिए कि ऑन द और बट द को स्लाइटली हम लोग कर्व करके लिखते हैं, ऑन द एंड बट द। ठीक है, ताकि वो और स्टॉक से भिन्न दिखे, लेकिन ऑन द इस तरह लिख देंगे तो कैसे चलेगा, कभी वाई पढ़ेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों स्टॉक को ऑन द एंड बट द को स्लाइटली हम लोग कर्व करके लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना, क्लियर।
अब यहाँ आपका फ्रेजोग्राफी खत्म होता है। कुछ फ्रेजोग्राफी जो पीछे चैप्टर में दिए हुए हैं उसको याद करना है, उसको भी देख लेंगे अभी एक एक करके कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक आपका फ्रेजोग्राफी का रूल्स खत्म हो गया। अब फ्रेजोग्राफी के कुछ एग्जाम्पल आपके नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, उसको आपको करना है। ठीक है, क्लियर।